अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ रोज़ से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को एक मैदान जंग बनाया हुआ था और इसी दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा निज़ाम को नाकाम निज़ाम करार दे दिया है। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट से खिताब करते हुए सेनेटर मोहसिन नकवी का कहना था कि जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। उन्होंने कहा कि हम माने या ना माने इसमें मसाइल हल नहीं हो सकते। ये निज़ाम चलता रहा तो 10 साल बाद भी हम यहाँ पर बैठकर इन्हीं मसाइल पर बात कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हम सब जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी 3-4 किस्म के निज़ाम हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने 75 साल पुराना सिस्टम ही घसीटते रहना है। सुनिए आज वज़ीर दाखिला ने क्या गुफ्तगू की। ये किसी गैर मुंतखब शख्सियत की तरफ से एक इंतहाई गैर मामूली बयान है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वज़ीर दाखिला के इस बयान को मुमकिन 28वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में ही देखा जाए या इससे कोई बड़ी तब्दीली का पेश खैमा भी हो सकता है ये बयान। इसके साथ साथ आज ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ एक अहम मुलाकात की। इस हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस मुलाकात में हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान तलखियाँ कम करने पर बातचीत हुई और ये तय पाया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद के दरमियान एक आला सतह का राब्ता होगी और एक दूसरे के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के हवाले से ये खबरें हैं कि इस मुलाकात में तय किया गया है कि बातचीत के ज़रिए हल किया जाएगा। अब हमने आज ये देखा कि मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने मुज़फ़्फ़राबाद में जो जलसे से खिताब किया उसमें उनके लहजे में नून लीग के हवाले से वो तलखी नज़र नहीं आई जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे। सुनिए आज उन्होंने क्या खिताब किया। तो ये अल्फाज तो कुछ तब्दील हुए, लेकिन क्या जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर और संगीन इल्ज़ामात लगाकर जो एक तासुर कायम किया था उन नुकसानात का कोई अजाला हो पाएगा या अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत कर दिया गया है पिछले कुछ दिनों में कि ये दोनों जमातें गैर फितरी इत्तेहादी हैं और अपने मफादात के लिए एक साथ हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को दावत दी है जो दोनों जमातों के हवाले से मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं और नादिर गुरमानी साहब भी हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राना साहब, हम आपसे आगाज़ करेंगे। मोहसिन नकवी साहब का ये जो आज का बयान है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, जमहूरियत में दीगर भी मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, मुख्तलिफ निज़ाम होते हैं, लेकिन हम इसी को घसीटे जा रहे हैं, क्या मुराद ली जाए उनके इस बयान से? इस निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी तो खुद मोहसिन नकवी है, वरना कैसे समा सकते थे उसमें। जिस निज़ाम को नया नाम ख्वाजा आसिफ ने हाइब्रिड निज़ाम दिया, ज़ाहिर जमहूरियत की 4-5 किस्मों में उन्होंने कह दिया, फिर कुछ खदशात उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में क्लियर कर दिए कि सदारती निज़ाम भी नहीं आ रहा और मैं वज़ीर दाखिला रहूंगा। ज़ाहिर है वो फैसला खुद कर सकते हैं, वरना ये वो कह सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है, जब तक वो रखें वज़ीर दाखिला रख लें। लेकिन उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि फैसले ही वो सुनाने आए थे, लोगों ने लिखा, लेकिन गैर रस्मी बातचीत में उन्होंने कुछ बातें कर दी कि जी हुकूमत पूरी करेगी मुद्दत और सब कुछ करेगा। लेकिन वो जिन बुनियादों को छेड़ रहे हैं वो सब कह रहे हैं बात, ये आज से नहीं कह रहे। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम कहा करते थे कि छोटे सूबे बनने चाहिए, मजीद यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन जो उन्होंने निशाना रखा लैपटॉप स्कीम को, जो निशाना रखा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, तो जिनकी सपोर्ट से ये सेनेटर बने और जिस सिस्टम में ये बैठे हैं उनको वो जो अब ये दो बुनियादें हैं ना, एक तरफ वो BISP चला रहे हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम नौजवानों को लैपटॉप्स वगैरह दे रहे हैं, सब चीजें। क्योंकि लाड़काना की सड़क तो नहीं पूछेंगे ना कश्मीर वाले कि 6 महीने से आप हुकूमत में बैठे हैं, वो हैदराबाद का सिस्टम तो नहीं पूछेंगे, वो कराची की, मतलब आप और गुरमानी साहब ज्यादा अच्छा जानते हैं, यूनिवर्सिटी रोड का तो नहीं पूछेंगे, वो तो लाहौर का मरियम नवाज का पूछेंगे कि अंडरपास क्यों बने, सड़कें क्यों बनी, पानी 2 घंटे में क्यों फारिग हो गया, ये क्यों नहीं पहना पड़ा, जब बारिश होती है तो पानी होता है। जाहिर है ये लोग तो, कश्मीर के लोग तो बिल्कुल बेवकूफ हैं, उनको तो नहीं समझ आएगी। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये जो आपने कही ना कि मोहसिन नकवी साहब की जो गुफ्तगू हुई, आपको मैं बताऊं जो वीडियो है ना, मैंने उसे 3-4 दफा देखा और ये रात की मुलाकात है, सुबह की नहीं है, सुबह सुबह जारी हुई है, प्रेसिडेंसी ने की, फिर बाद में वजारत दाखिला ने की। आपको जितनी मर्जी वीडियोस उठा लें पिछली, इस तरह की कोई गुफ्तगू और लबो लहजा दोनों के दरमियान में गुफ्तगू का कभी वीडियोस में नहीं आया। ये जाहिर है जो गुफ्तगू की, ये तो पहले से तैयार शुदा था ना, सेमिनार वगैरह। ये जो नई गर्मा गर्मी हुई है, जाहिर है उसके अंदर मोहसिन नकवी, उनको वो बेटा भी कहते हैं, प्यार से प्यार भी करते हैं जरदारी साहब, वो इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं और हर तरफ वो नुमाइंदगी करते हुए एस्टेब्लिशमेंट की नजर आते हैं, कोई छुपी भी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें छेड़ दी। ये असेंबली में बात करते तो बहुत अच्छा था,
ये पार्लियामेंट में बात करते हैं। अभी भी जो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई को आना चाहिए इसमें, भाई आप दावत दे के लाएं। आपके लिए बैरिस्टर गौर बार बार कहते हैं कि हमारे लिए वो बड़े करीबी हैं। मैंने खुद ये खबर ब्रेक की थी कि मोहसिन नकवी का नाम बैरिस्टर गौर ने इमरान खान के सामने लिया था, बैरिस्टर सलमान अख्तर राजा और अली जफर के सामने, कि उन्होंने मुझे जहाज भी दिया जब वो बीबी को रोकना था कि वो ना आए 26 नवंबर को, लेकिन बीबी नहीं रुकी। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं, तो फिर सबसे पहले आपको जिनसे फैसला लेना है उन स्टेक होल्डर्स को तो बिठाए ना, तो वो पार्लियामेंट है। आप रेफरेंडम चाहते हैं अवामी आवाज से, तो रेफरेंडम जो है ना वो ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का सारे देख चुके हैं, उनके क्या नतीजे। ये बात उन्होंने आज की है, छोटी सी बात, बिजनेस कम्युनिटी, एक छोटा सा फिक्र इस पे कह दूं, ये जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, ये चेहरे, इनके वालिदैन, इनके बच्चे और ये सब आज जो बैठे हुए हैं ना, ये हर वजीर आजम की एडवाइजरी काउंसिल में रहे हैं, ये कराची गवर्नर हाउस में हर वजीर आजम, हर सदर जो है वो आमरीत से था जब कोई था, सबको यही मशवरा देते हैं। ये जो एक्सपोर्ट करते हैं, अभी शहबाज शरीफ के वजीर और शहबाज शरीफ ने 4 रुपए पर यूनिट एक्सपोर्ट वालों को सस्ता किया और मेरे और आपके ऊपर क्या लगाया, फिक्स चार्ज मीटर का। इन सबको रियायतें मिलती हैं। इन्हीं सबके फिर आज एक और भी एक, चलिए अब इस पे आगे जाके आप बात कीजिएगा। बिजनेस कम्युनिटी ने कहा है कि हमें असेंबलियों के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ये उनके लिए काफ़ी नहीं है जिसका आप तस्करा करें। नादिर गुरबानी साहब, ये जो पिछले दिनों नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में एक दूसरे को एक्सपोज किया, नून लीग कहती है इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की सिंध हुकूमत ने, और बाद में राना साहब कहते हैं ये तो हमारा आपसी मामला है, पीपल्स पार्टी के साथ मौक किया, तमस्खुर उड़ाया अवाम का एक तरीके से अपने इन बयानात के जरिए। पीपल्स पार्टी कहती है ये जो हमारे इत्तेहादी हैं ये फॉर्म 47 की और नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। ये बड़े संगीन इल्जामात हैं एक इत्तेहाद में रहते हुए। आपकी नज़र में इसने ये स्पेस क्रिएट की कि मोहसिन नकवी साहब आज ये बयान दे, या ये जो पहले से कुछ कोशिशें और डिबेट जारी थी नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, उस तनाजुर में ही इसको देखा जाए? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अब साहब, इस वक्त जो भी बयानात सामने आए हैं, चाहे वो बिलावल साहब की तरफ से हों या मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, इनका अगर आप देखें तो ये चीज़ें पहले से चल रही थी। नए सूबे हों, इंतजामी यूनिट्स हों, ये तो MQM के मुतालबात भी रहे 26वीं आईनी तरमीम में, और 27वीं आईनी तरमीम में भी कुछ कराची के हवाले से उन्होंने मुतालबात सामने रखे थे। लेकिन इस वक्त जो आज मोहसिन नकवी साहब ने बात की, ये तो एक बड़ा वाज़ेह एक मैसेज था, और बीच में जो बातें थी कि सूबों के हवाले से बात नहीं होगी या 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त कोई बात ज़ेर गौर नहीं है, तो मोहसिन नकवी साहब ने ये वाज़ेह तो ज़रूर कर दिया है वो मौजूदा निज़ाम के हवाले से जो उन्होंने बात की है। लेकिन जैसे आपने कहा कि गैर मुंतखब शख्स की जानिब से कहा गया है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी निज़ाम की तारीफ भी की थी और हाइब्रिड निज़ाम करार देते हुए ये कहा था कि अगर इस तरह का निज़ाम आज से पहले होता तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो चुके होते। अभी जिन खराबियों का जिक्र मोहसिन नकवी साहब खड़े होकर कर रहे हैं, ये तो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अपोजिशन तो गुज़िश्ता कई अरसे से यही बात कर रही है कि ऐसे लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आ गए हैं, निज़ाम ऐसा है, या जो भी खराबियां उनका जिक्र तो वो भी कर रहे हैं। तो ये मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उनका एक मौक़िफ़ है और मुल्क के वज़ीर दिफा का मौक़िफ़ जो है वो कुछ और है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त जो इख्तिलाफात हैं वो ज़रूर दरार अगर हम कहें उसकी तरफ भी हम आएंगे, लेकिन ये जो मोहसिन नकवी साहब की जरदारी साहब के साथ मुलाकात का जिक्र हो रहा है उसमें ऑब्वियसली प्रेस रिलीज में तो ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन इख्तिलाफात के हवाले से बात हुई होगी। और जरदारी साहब से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब का आज का जो मैसेज है, आज की जो बात है, क्या हमें इससे ये नहीं समझना चाहिए कि जो बातें या जो मुलाकात मोहसिन नकवी साहब की जरदारी साहब के साथ हुई, शायद उसमें ये बातें भी डिस्कस हुई हों, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब या जरदारी साहब तो एक हर शख्स ये समझता है कि जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के करीब हैं। तो जरदारी साहब से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब का ये जो पैगाम है, मेरा ख्याल है कि इस हद तक, किसी हद तक पीपल्स पार्टी के साथ भी बात तो किसी न किसी हद तक जरूर हुई है, लेकिन इसका कैनाल्स का मामला हो, सूबों का मामला हो, इस हवाले से मुखालफत जरूर आएगी। लेकिन आज तो एक पैगाम तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि 28वीं तरमीम भी आएगी, NFC भी है, सूबे भी हैं, कैनाल्स का मामला भी है। रही बात अब इत्तेहाद के हवाले से अगर बात की जा रही है, तो ये जो कहा जा रहा है कि ये कश्मीर के इंतखाबात की वजह से शायद सियासी बयानात हैं, तो इससे पहले अब जितना इत्तेहाद को अरसा इस वक्त तक हुआ है, कभी भी बिलावल भुट्टो ने फ्रंट फुट पर आकर बात नहीं की। नवीद कमर साहब हों, दीगर रहनुमा हों, उन्होंने आकर हुकूमत पर तनकीद भी की है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात भी की है। लेकिन ये पहली मरतबा है कि बिलावल ने ना सिर्फ नून लीग के ऊपर तनकीद की है, बल्कि जो अपोजिशन का नैरेटिव था फॉर्म 47 के हवाले से, उन्होंने उसको इंडोर्स किया और उन्होंने कहा है कि आप धांधली के जरिए इक्तदार में आए। तो इस वक्त जो इत्तेहाद है उसमें दरार जरूर है, लेकिन क्या
ये अलग होंगे तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नून लीग के साथ है वो दो शख्सियात की वजह से या दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद ना टूटे। एक फैक्टर स्टेब्लिशमेंट है और दूसरा जरदारी साहब हैं। इनकी वजह से ये इत्तेहाद बरकरार है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के ऊपर ये बहुत प्रेशर है कि जो भी इस वक्त फैसले हो रहे हैं उनमें पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, तो आप इस निज़ाम से अलग हो जाएं। गुफ्तगू जारी रहेगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब ये राना साहब इस हवाले से को बज़ाहिरी तौर पे भी ये दिखाने की पोजीशन में है पीपल्स पार्टी, अगर उनके साथ इन तमाम अमूर के ऊपर जिसका नादिर जिक्र कर रहे हैं जरदारी साहब से आज मोहसिन नकवी ने बात की होगी, या फिर 28वीं तरमीम के हवाले से उनको कोई पैगाम दिया जाएगा आज या मुस्तकबिल में, नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से जो बातें हो रही हैं, NFC के हवाले से पीपल्स पार्टी के पास अब कोई गुंजाइश है? क्योंकि बिलावल साहब का जो इतना एक्सट्रीम सख्त लहजा है वो मिनटों में तब्दील भी हो जाता है। जैसे उन्होंने पहले रियासत कह के एक पैगाम दिया, बाद में कहने लगे कि रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। आज एक मुलाकात नकवी साहब की हुई तो उनका लहजा बिल्कुल तब्दील था, जो कल एक इनकलाबी लहजा उन्होंने अपनाया हुआ था नून लीग के खिलाफ। तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि जरा बराबर भी रेजिस्ट कर सके अगर उनका इख्तलाफ है किसी बात से। मेरा ख्याल है कि मैं मार्जिन दे दूंगा। चलें जी, आज भी वो सख्त गुस्से में ही थे। वो PTI के वर्कर्स को कह रहे थे कि हमें वोट दे दो, मतलब कि भाई तुम बाइकाट ना करो तो हमें वोट दे दो आके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जरदारी साहब और ये खुद सदारत लेके जो बैठे हुए हैं, बिलावल साहब की बड़ी ही जबरदस्त तकरीरें हो जाती। वो कह देते कि मैंने अब्बा जान से कह दिया, सदर जरदारी से कह दिया कि आप रिजाइन करें क्योंकि आप एक धांधली की पैदावार हैं। मैंने चेयरमैन गिलानी को कह दिया कि आप धांधली की पैदावार हैं, हम गवर्नर ही छोड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में हम कंटेस्ट करेंगे, हमें रखना है या नहीं रखना। बहुत अच्छी बातें होती, लेकिन ये बिल्कुल वो बड़े मिलेंगे, वो कहेंगे जी हमारी जुबानबंदी कर दी। और बिलावल साहब को आपको पता है, नवाज शरीफ के आखिरी दौर में जब वो दिसंबर में लास्ट टाइम दे रहे थे तो उसके बाद वो एकदम गायब हो गए थे। वो जब वाले साहब समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो आप इसको इतना ही लेंगे, 12-13 अगस्त तक ये कहानी चलेगी, जब इलेक्शन होंगे। ये सारे इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये जितनी मर्जी बातें कर ले, ये 1 मिनट में, आपने अभी राना सनाउल्लाह की मिसाल दी कि उन्होंने कहा मैंने तो अपनी मीटिंग में बात कही थी और मैं जवाब नहीं दूंगा। तो आप और हम सिवाय कुड़ने के और जलने के कुछ कर सके कि वो क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये हमारा और पीपल्स पार्टी का आपसी मसला है, लेकिन अवामी जो इस दफा पैसा है वो इनका आपसी मसला है। हाँ, वो मसला जो चेंज आया वो आया मरियम नवाज की तरफ से सख्त जवाब। हमेशा शहबाज शरीफ ठंडा कर लेते थे, एकदम गिलगित पे उन्होंने कह दिया पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले, वरना नहीं बन रही थी। मैं आपको बता दूं, ये अमीर मकाम तो अब बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल तैयारी थी कि 2 तो इन्हीं के आजाद थे और 2 आजाद को जो IPP में 4 चले गए, वो अगर ये फाइट लड़नी होती PMLN ने तो लड़ लेते। लेकिन कश्मीर में नवाज शरीफ ने जलसे किए हैं, मरियम नवाज ने जलसे किए हैं। गिलगित में तो वो सिर्फ लोगों से मिलने गए थे जहां टिकट होल्डर्स मौजूद थे, कोई जलसा नहीं किया था। यहाँ पे सूबाई वुज़रा 12 सीटों के ऊपर मुसलसल मुतहर्रिक हैं। आप देखें, वफाकी वुज़रा और मरकजी ख्वाजा साद रफीक पूरे आज़ाद कश्मीर में कंपेन कर रहे हैं। इस तरह नहीं, वो पूरा इलेक्शन सीरियस लड़ रहे हैं और यही बिलावल के लिए परेशानी की बाइस बनी है। वो समझ रहे थे कि पिछली दफा की तरह धमकी दे के वो काम चला लेंगे। इस दफा PMLN की क्यादत, जिसकी नवाज शरीफ सदारत कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई। अभी मोहसिन नकवी से सवाल हुआ ना, उन्होंने कहा जी मैं कश्मीर नहीं देख रहा, कश्मीर हुकूमत कर रही है। तो भाई कश्मीर में 6 महीने से आपकी हुकूमत है ना, आपने अक्टूबर में नहीं लेनी थी हुकूमत, आप इलेक्शन में चले जाते। आप उससे पहले भी जब अनवारुल हक को निकाल रहे थे या अनवारुल हक के साथ बैठ रहे थे तो नहीं जाना चाहिए था सियासी जमातों को। ये जो बात इखलाकी असूली वसूली हो रही है ना, यहाँ वसूली है सिर्फ, यहाँ इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं है किसी भी सियासी जमात में। आपको इमरान खान के भी वो बयान मिल जाएंगे कि MQM और चौधरी परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे, शहबाज शरीफ क्या कहते थे जरदारी के बारे में, और जरदारी साहब क्या कहते थे। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इनमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये राजनीति का खेल है। हाँ, जब बात आए आप बताएं कि कंस्ट्रक्टिव उस तनकीद पे PTI कहाँ गायब है? बिल्कुल गायब है। बजट के अंदर कोई मुश्किल नहीं। पीपल्स पार्टी ने कौन सा कोई ऐसा तीर मार लिया है? हर काम में बेनिफिट वो लेके एक मौका तो आता है राना साहब, ऑपोजिशन के पास स्पेस ना हो तो वो तमाशा देखते हैं बैठकर। PTI का वही मामला नहीं बन गया, वो अपनी एग्जिस्टेंस की इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, तो क्या ही पार्टिसिपेट करना है सारी सियासत में उन्होंने? नहीं, मैं शुरू दिन से ये बात कर रहा हूँ, आपके सारी जगह पे मैं कह रहा हूँ, PTI ने पॉलिटिकल स्पेस खुद खोई है। ये आज भी वो ले सकते हैं अगर उनके सियासतदान खुद फैसला करें कि हमें किससे बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया ना, उसको फंसा लें कि जी बात करें हमारे साथ, आपके क्या मुतालबात है, हमसे क्या चाहते हैं। एंड में उन्हें इमरान खान से मिलना है और वो फिर कह सकते हैं, लेकिन ये पहले रख के अपनी भी जान छुड़ाते हैं
और गवर्नमेंट की भी जान छोड़ देते हैं। ये फसाल है सियासतदान। ये ना वकीलों के पास रहने दें, मुझे किसी वकील से मसला नहीं है, लेकिन ये सियासतदानों का काम है कि वो अपनी लीडरशिप को, यानी खासतौर पे इमरान खान को बचाने के लिए और अपनी पार्टी की जो सियासी स्पेस की आप बात कर रहे हैं वो किसने खोई है? 9 महीने और आपने मिलकर तो नहीं किया ना। सियासतदानों को अगर आगे आना है तो फिर काम करें। राना साहब, सियासतदान हुकूमत में बैठे हुए हों, इक़्तिदार में या फिर ऑपोजिशन में, बिल्कुल गैर मौसर होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये आज का इस एक स्टेटमेंट तो यही हमें मंजर दिखाता है। नादिर गुरमानी साहब, अब जो कश्मीर में एक एहतजाज की सूरत हाल है, आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जिस हद तक हमें एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, बड़ी महदूद इन्फॉर्मेशन हमारे तक है ऑन ग्राउंड के एहतजाज या मुजाहरे की क्या सूरत हाल है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर जो बयानिया अपनाया, या आपकी नज़र में एक पॉपुलर बयानिया वो उस कैंपेन के हवाले से बना रहे हैं जो अवामी सेंटिमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए, या वो संजीदा कंसर्न रखते हैं? करारदाद तो कश्मीर की असेंबली में आज एक मंजूर हुई, उनकी तजवीज़ जो कमीशन के हवाले से है, लेकिन इल्ज़ाम यह है कि कलअदम भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस एक्शन कमेटी को करार दिया। आप इस पोजीशन को कैसे देखते हैं जो अपना रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब? देखिए, बिलावल साहब के जो भी बयानात और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली रही है, अगर हम उसमें देखें तो वो उसको बिलावल साहब ओन नहीं कर रहे। जैसे कमेटी को कलअदम करार देने के फैसले को आज भी रियासत का मौक़िफ़, और बिलावल साहब ने आज करारदाद भी मंजूर करवाई है, और वो अब भी कमीशन की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और इंटरनेट की बहाली के हवाले से भी डे वन से बिलावल जो है वो वहाँ पर मुतालबात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो नैरेटिव रियासत का रहा है, जो वफाक का रहा है, उससे हटके पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कश्मीर के अंदर रहा है। और यही हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर फिर तनकीद भी हो रही है कि जब नून लीग ने ये कहा कि कश्मीर के अंदर जब वजीर आजम को हटाया गया तो कहा गया कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम हुकूमत बनाएंगे 6 माह के लिए। और उसके बाद अब पीपल्स पार्टी जिस इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रही है, उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है और अभी हुई है। तो अब जितने सवालात उठाए जा रहे हैं, ये नैरेटिव कश्मीर के हवाले से डे वन से भुट्टो साहब का हो, मोहतरमा का हो, और बिलावल साहब भी उसी नैरेटिव को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी के ऊपर से हो रही हैं, और पीपल्स पार्टी शायद इन चीजों को उस तरह ओन ना करे। और आपने देखा होगा कि उस दिन भी बिलावल साहब ने जब रियासत का नाम लिया तो उसके बाद उन्होंने वजाहत भी कर दी, और आज भी उन्होंने कहा है कि अगर नून लीग का मुफाद जो है वो ज्यादा अहम है या मुल्क का मुफाद जो है वो ज्यादा अहम है। आज उन्होंने रियासत का नाम नहीं लिया, लेकिन बात उन्होंने एक और बात की नादिर, आज उन्होंने एक उनका जो रिसेंट बयान है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आज का नहीं, उन्होंने कहा कि रियासत को भी ये पता होना चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पे उनका कौन मुराद था आपकी नज़र में? रियासत से मुराद उनका इस्टेब्लिशमेंट ही था इनिशियली जिसको यू टर्न लिया गया, या वो और ही कोई मुखातिब था उनका? देखिए, वज़ीर आज़म साहब को तो वो कह चुके हैं कि फॉर्म 47 के तहत हैं, धांधली के जरिए आते हैं। नवाज शरीफ, मरियम साहिबा के हवाले से उन्होंने बात की, तो ऑब्वियसली उनका रियासत एस्टेब्लिशमेंट के ही तरफ इशारा था। और उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन आपने देखा तो बिलावल साहब ने उसकी वजाहत भी की। लेकिन अभी भी ये समझा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए, जैसे अभी मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, बहुत से ऐसे नुकात हैं जिससे खुद एस्टेब्लिशमेंट बिलावल साहब से भी खुश नहीं है। केनाल्स का इशू आपने देखा, उस पर खुश नहीं है, और NFC के हवाले से आईनी तरमीम जो है वो तजवीज़ की गई थी जो नहीं हो सकी। और उसके बाद दीगर ये सूबे इंतजामी यूनिट्स के हवाले से बातें हुई जिसकी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी। तो इस वक्त भी हाल ही में भी एक ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई थी, और उसमें भी ये दोबारा जो कैनाल्स का इशू है उस हवाले से भी बात की गई है, और जरदारी साहब को कहा गया कि इसको आगे बढ़ाएं। तो बहुत सी ऐसी चीजें जरूर हैं। और इत्तेहाद के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि इस वक्त दरार है, लेकिन अब ये जरदारी साहब ने फैसला करना है, और बिलावल साहब ने भी एस्टेब्लिशमेंट को देखकर ही फैसला करना है कि आगे कैसे चलना है। ऑप्शन भी कोई दूसरा नजर नहीं आता इस वक्त। राना साहब, पहले तो हम गुफ्तगू करते थे जरदारी साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन से, जो कि इस वक्त सदर मुमलिकत हैं, कि उनसे मुशावरत की गई है। अब हम कहते हैं उनको कहा गया है। सो आपकी नज़र में अब आखिर में टू क्लोज दिस डिबेट, जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लगाए, आपने कहा ऑपोजिशन ने अपना स्पेस छोड़ा, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है उसको तो तक़वियत खुद ही इन दोनों जमातों ने दी है ना, कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक मुकमुका था, ये आपस में मिले हुए हैं मफादात के लिए। सो ये आप समझते हैं कि ये तासुर मज़ीद मजबूत हुआ और इससे गेन किया अपोजिशन ने, जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है इस वक्त? बस फिर जब आपने कह दिया एक्टिव नहीं है तो गेन क्या करेंगे? ये कल के लिए बयान है ना, किताबों के लिए, कि असूली तौर पे हमने ये बात कही थी, ये सारे असूली तौर पे कह देते हैं। असल बात ये है कि सियासतदानों को जब नवाज शरीफ को सजा दे के निकाला गया था, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने ये तय किया था कि इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आने देना। फिर इमरान खान को लाया था, उसके बाद स्पेस तो रही नहीं ना, तो इमरान खान ने सबसे पहले दी, और जब निकाले गए तो कहते हैं मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, और जब थे तो वो कहते थे
कि जनाब सब फैसले मैं करता हूं, जनरल बाजवा साहब जमहूरियत पसंद बंदा ही कोई नहीं है, जो मैं कहता हूं वो करते हैं, मेरी खारजा पॉलिसी को एंडोर्स करते हैं। शहबाज शरीफ ने तो कोई दावा नहीं किया, शहबाज शरीफ तो वही काम कर रहे हैं जो पहले दिन से कह रहे थे कि मैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलूंगा। उनकी बिल्कुल अपने भाई से सियासत पहले भी इस एस्टैब्लिशमेंट के मामले पे बिल्कुल मुख्तलिफ थी और मुख्तलिफ है। भाई साहब चुप हुए हैं कि बेटी को लेके आए हैं, जब उन्होंने अपने मौकफ के ऊपर नरमी बरती है या बोलना बंद कर दिया है। मैं और आप यही बात कर सकते हैं ना, और हम जो देख रहे हैं हम वही कहेंगे ना कि जब आप वोट के इज्जत की बात कर रहे थे तो फिर आपने खामोशी इख्तियार की। अच्छा, बदले में पीपल्स पार्टी को हम क्या कहेंगे? पीटीआई तो पहले भुगत गई ना इसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते हुए। अब पीपल्स पार्टी हर तरफ से बेनिफिट भी ले रही है, असूली बात कर रही है कि नहीं हम साथ नहीं है। भाई सारे बेनिफिट ले रहे हो, सूबे का हिस्सा आपने पीडीएम के दौर में जितना इमरान खान ने रोका था, मुराद अली शाह आके लेते रहे कि जी मेरे इतने पैसे सिंध के बनने थे, जो काटे थे वो पहले दें, वो पहले दें, वो पहले से ज्यादा पैसे ले जा चुके हैं। लेकिन बदले में वहां क्या तरक्की आई है ये मिसाल देते हैं। पंजाब लाहौर देखे पूछेंगे भाई आप ये भी बता देना कि मैं ये लाया हूं, मैंने सिंध में ये किया है, क्यों नहीं बताते? यही तो उनको तकवीयत मिलती है कि जनाब हम काम कर रहे हैं। उनका तो नारा डेवलपमेंट का है ना, और तो नहीं वो कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ जा रहे हैं जो हमने किया है। जवाबन सवाए जज्बाती तकरीरों के मेरा ख्याल है बिलावल साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, गुस्से में हैं। वो 12 अगस्त तक डाउन हो जाएंगे, शायद 2 अगस्त के बाद कुछ और ढीले हो जाएं, क्योंकि बहरहाल कश्मीर हमेशा से पहली दफा अनहोनी हुई जो जीबी उनकी तरफ चला गया जिसमें मरकज की हुकूमत शामिल नहीं है। तो कश्मीर में वही कुछ हो रहा है जो मरकज में था। जब दूसरा मरला आया, मैंने आपकी रिपोर्ट ली है सुबह से मुजफ्फराबाद के हलकों की कि नून लीग के जो 3 कैंडिडेट कमजोर थे उनको भी खासा एज हासिल हुआ है मीरपुर के रिजल्ट की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब। नाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये एक गैर मामूली डेवलपमेंट थी जिस किस्म का निज़ाम के हवाले से आज बयान आया। देखते हैं आइंदा दिनों में सियासतदानों का इस पर कोई रद्द-ए-अमल आता है या एक खामोशी इख्तियार की जाती है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे, ईरान अमरीका सूरत हाल पर बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक तरफ सालिस ममालिक अब भी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके, और इस सिलसिले में आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी का कहना था कि सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि दोनों फरीकैन टेक्निकल सतह पर मुज़ाकरात पर वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। अब इस सारी सूरत हाल में नाजरीन, दूसरी तरफ ये जो जंग है इसका दायरा कार भी हमें वसी होता हुआ नजर आ रहा है। आज ईरान ने कुवैत और उर्दन पर हमले किए। उर्दन ने दावा किया है कि 5 ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह किया गया, लेकिन इस हवाले से पासदारा ने इनकलाब का यह दावा है कि कुशम जजीरे पर हमले के जवाब में उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है, जिसमें 3 F-35 तैयारों को तबाह किया गया और कई अमरीकी फ़ौजियों को भी हलाक किया गया। ये ईरान की तरफ से आज दावा सामने आया। दूसरी तरफ कुवैत ने ईरानी हमले में एक चीनी कंपनी की इमारत को उनके निशाना बनने और एक शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। इसके अलावा मिस्र की बंदरगाह पर भी 2 गैस टैंकर्स पर ड्रोन हमले किए गए, लेकिन ये तस्दीक नहीं हुई कि यह हमला किसने किया है। इस हवाले से बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी ने कहा है कि हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ नाजरीन, ये एक सूरत हाल जो यमनी हुसियों की तरफ से बाबुल मंदब में बनाई गई है, और उसके सिलसिले में सऊदी अरब के जो गुजरने वाले जहाज़ हैं उनकी आमदोरफ्त को बंद किया हुआ है। चंद दिन पहले सऊदी अरब और अमेरिका ने ईरानी हिमायत याफ्ता इराकी मुसल्लह गिरोह पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर भी मुश्तरका हमला किया था, जिसमें इराकी मुसल्लह गिरोह के 16 एहलकारों समेत पासदारान इनकलाब के भी 4 एहलकारों के जाँ बहक होने की खबरें सामने आई थीं। अब इराक की नाजरीन ये जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है उस पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने सऊदी अरब और अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले किए थे। ये सारी सूरत हाल है जो में एक के बाद एक हमले होते हुए नजर आए और एक्सपैंड होती हुई ये जंग नजर आई है। लेकिन इस सब के दौरान अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के वजीर दिफा ने अमरीकी सदर ट्रंप से हंगामी मुलाकात की, और इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस ने यह दावा किया है कि अमरीकी सदर और नायब सदर से इन हंगामी मुलाकातों में सऊदी वजीर दिफा का कहना था कि ईरान के साथ कशीदगी में कमी चाहते हैं। ये भी कहा गया है कि नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जबकि सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाहां है। अब नाज़रीन, बतौर सालिस पाकिस्तान भी फरीकैन को मुज़ाकरात की तरफ लाना चाह रहा है। सऊदी अरब के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो कशीदगी का खात्मा चाहते हैं,
और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर के नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी ईरान के साथ राब्ते में हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये जंग का एक तरीके से दायरा कार वसी होता हुआ भी नज़र आ रहा है। सूरत हाल आखिर किस तरफ जा रही है, इस पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक सीनियर सिफारतकार और पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा जनाब मुनीर अकरम साहब को। मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरीके से हमने जिक्र किया, ये दो तरह की सूरत हाल है। एक तरफ ये ऑप्टिमिज्म के मुज़ाकरात का रास्ता अभी भी मौजूद है और दूसरी तरफ एक के बाद ये एक हमले। आपकी नज़र में अभी जंग बंदी की, एक मुकम्मल जंग बंदी की कोई गुंजाइश मौजूद है, या दुनिया को मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि ये एक तवील प्रोसेस है जहाँ पे टेक्निकल टीम्स भी मिलती रहेंगी और हमले भी जारी रहेंगे और आबनाए हुर्मुज़ हो या बाबुल मंदब, उनकी भी बंदिश रहेगी? जी, मेरी नज़र में ये कुछ अरसे तक ये जंग जारी रहेगी। ईरान ने बहुत अपना मौक़िफ़ बहुत सख्त कर दिया है और जो उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो नज़र आती हैं। और पहली ख्वाहिश यही है कि हुर्मुज़ का जो स्ट्रेट है उसके ऊपर ईरानी कंट्रोल है, उसको माना जाए। ये उनकी मेरे ख़्याल में सब में बड़ी शर्त है इस वक्त। और दूसरी तरफ उनके यहाँ से यही नज़र आता है कि वो तैयार हैं कि ये बमबारी जो कर रहा है अमेरिका, वो बमबारी जारी रहे। वो समझते हैं कि वो सह सकते हैं जो अभी तक जो कुछ हुआ है उनके ख़िलाफ़। उनकी यही ख्याल नज़र आता है कि ये सह सकते हैं आगे जाकर, और जब तक कि उनकी जो शर्तें हैं वो नहीं मानी जाएंगी तो वो जंग नहीं रोकेंगे। तो मेरे ख्याल में अब बहुत अहम हो गया है कि ईरान को मनवाया जाए कि मुज़ाकरात के तहत ही ये मसले हल करें, और जो जंग जारी होने से और जंग फैल रही है उसके बहुत बुरे इम्कान पूरे खित्ते पे हैं और पूरी दुनिया की इंटरनेशनल इकॉनमी पर है। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको मनवाना इस वक्त। मेरे ख़्याल में अमेरिकन तो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, पर ईरान का मौक़िफ़ बहुत सख्त हो गया है इस वक्त। ईरान कितना स्ट्रेच कर सकता है मुनीर साहब इसको? अब जो इसके साथ साथ खबरें डेवलप होती रहीं, उसमें चंद दिन पहले यूक्रेन की तरफ से भी एक अटैक कैस्पियन सी में ईरान के कार्गो जहाज़ पर, और बताया गया कि रूसी मिसाइल बोट के ऊपर उन्होंने उसको निशाना बनाया। इस पे ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि हम रद्द-ए-अमल देंगे। आपकी नज़र में अगर यूक्रेन को भी एक रद्द-ए-अमल दिया जाता है तो मज़ीद इसको ईरान इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि इसको मज़ीद एक्सपैंड किया जाए जंग को? जी, मेरे ख्याल में ईरान शायद समझता है कि जितनी जंग फैल सकती है, जितनी जंग फैलेगी तो उसके इम्कान पूरी दुनिया की इकॉनमी पर बहुत अहम होंगे, और अमेरिका को मजबूर होना होगा कि कोई ना कोई मुआहदा कर ले उनके साथ हुर्मुज़ के बारे में, और जो बाकी जो ईरान की जो शर्तें हैं उसके बारे में। तो मेरी नज़र में अब ईरान समझता है कि वो एक अच्छी पोजीशन में है अपनी टर्म्स को डिक्टेट करने के लिए। तो इसीलिए अब वो जंग जारी रखना चाहते हैं, और जंग जो जैसी फैल रही है वैसे वो भी नज़र आता है कि ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, उनकी मिलिशियाज जो हैं इराक़ में उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं। हुतीज़ ने बाबुल मंदब पर वहाँ पाबंदी लगा दी है सऊदी अरब के तेल के जहाज़ों पर। तो ये उनका स्ट्रेटजीज यही नज़र आती है कि इसको फैलाया जाए और इंटरनेशनल इकॉनमी पे बड़ी पैमाने पे इसका इम्पैक्ट हो। तेल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, अमेरिका मजबूर हो जाएगा। तो ये उनकी स्ट्रेटजी नज़र आती है मुझे। अब उनको मनवाना होगा कि जी मुज़ाकरात बेहतर हैं, बेहतर ये सबके लिए होगा कि आप मुज़ाकरात के तहत अपनी जो कुछ भी ख्वाहिशें हैं उसको पूरी करवाएं और इस जंग को रोका जाए।
अच्छा मुनीर साहब, अब ईरान की वजह से अमेरिका मजबूर हो या ना हो, एक डोमेस्टिकली कितना ट्रंप के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है। दो तरह की खबरें सामने आई हैं। अल जज़ीरा की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि अमेरिकी सेनेट आज वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के ऊपर एक नए मुसवदे के ऊपर गौर कर रही है, जिसका मकसद जो पहले से डिस्कशन में था कि जो अमेरिकी सदर हैं उनके ईरान के साथ जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए उनको पाबंद बनाना, और जब तक कि उन्हें जंग की बाज़ाब्ता ऐलान के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल न हो, यानी सदर ट्रंप जिस किस्म की फैसला साजी करते रहे उसका इख्तियार कम कर दिया जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी एक खबर है कि अमेरिकी फौजी कमांड ईरान के हवाले से काफ़ी तकसीम है। इसमें सेंटकॉम के सरबरा से मंसूब किया गया है कि वो समझते हैं कि मज़ीद कार्रवाइयाँ करनी चाहिए जब तक ईरान की सलाहियत ख़त्म ना हो जाए, जबकि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन है उनके हवाले से ये दावा किया गया कि वो इसकी मुखालफत करते रहे। वो कहते हैं कि एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स जो हैं हमारे, उसके ज़खायर मज़ीद महदूद होते जा रहे हैं और अमेरिका को जो दीगर ख़तरात हैं उससे निमटने के लिए हमारे ज़खायर कम हो रहे हैं। आपकी नज़र में ये जेन्युइन चैलेंजेस हैं सदर ट्रंप के लिए, जिसके ऊपर वो उनको अब गौर करना पड़ेगा? जी, मेरी नज़र में देखें, अंदरूनी इख्तलाफ, अंदरूनी बहुत तनकीद हुई है ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ कि आपने जंग सोचे बगैर शुरू की और उसका नतीजा अब बुरा निकला है इकानमी के लिए, और जो मिलिट्री जो सिचुएशन है उसमें भी उनके जो असला है वो बहुत ज़ाया हुआ है। तो इस वजह से काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका जंग बंद कर दे। जहाँ तक कि ये कांग्रेस का जो वॉर पावर्स एक्ट जो है उसका मेरे ख्याल में ट्रंप साहब को ज़्यादा कोई असर नहीं होगा, वो अपनी खुद फैसले करेंगे। पर उन्होंने फैसले अभी, क्योंकि बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, इकानमी पर प्रेशर बढ़ रहा है, जो उनकी मिलिट्री है वो भी कह रही है कि हमारे इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, तो कहाँ न कहाँ जाके इसको रोकना होगा। पर अगर उनको कोई ऑफ रैंप नहीं मिलता है, यानी कि दिखाना तो होगा कि हमने अगर ये जंग रोकी है तो जंग रोकने की कुछ वजह थी, कुछ अमेरिका को मिला है इससे, जिस वजह से हमने मान लिया है कि हम जंग रोक लें, यानी कोई ऐसा हल हो जिससे दोनों फरीकैन को फेस सेविंग मिले। मुनीर अकरम साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं कि ये जो एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है, इसका सालिसीन को इस हवाले से कोई कामयाबी मिलती है कि दोबारा मुज़ाकरात का रास्ता बने, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की मईशतें डिपेंड कर रही हैं अमन के हवाले से। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।